नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गांडी विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम की वापसी, कल्पना सोरेन 26,000 वोटों से जीती। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के दिलीप वर्मा। झारखंड में गांडी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन 26,000 वोटों से चुनाव जीत गई हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा रहे। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कई राउंड में पीछे भी हुई, लेकिन अंतिम राउंड में 26,483 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को मात दे दी। बता दें कि 7वें राउंड की गिनती होने के बाद वो बीजेपी से करीब 5,000 वोटों से आगे हो गई हैं। 7वें राउंड की गिनती के बाद कल्पना सोरेन को 30,769 वोट मिले हैं। वहीं दिलीप वर्मा को 26,161। तीसरे राउंड की गिनती में भी कल्पना सोरेन बीजेपी के दिलीप वर्मा से पीछे थी। तीसरे राउंड में 2,568 वोटों से पिछड़ गई थी। वहीं दूसरे राउंड की गिनती में पूर्व सीएम की पत्नी 2,242 वोटों से पीछे चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के दिलीप वर्मा ने कड़ी टक्कर दी है। वहां निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन बैठा भी मैदान में थे। गिरिडीह के पंचंबा थाना स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति मतगणना सेंटर पर वोटों की गिनती हुई। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जीती। रांची से संजय सेठ, धनबाद में ढुल्लू महतो की जीत तय। खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पीछे। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। यहां एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत गई हैं। एनडीए 9 तो इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर आगे चल रही है। इनमें बीजेपी को 7, आजसू को 1, झामुमो को 2 और कांग्रेस को 3 सीट पर आगे चल रही है। रांची लोकसभा में 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद संजय सेठ लीड कर रहे हैं। उन्हें 3,97,219 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार और सुबोधकांत सहाय की बेटी अश्विनी सहाय को 2,88,861 वोट मिले हैं। संजय सेठ 1,08,358 मतों से लीड कर रहे हैं। वहीं खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 1,26,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मतगणना के बीच बोकारो में बवाल हो गया। ITI मोड़ के पास जयराम समर्थक ने हंगामा किया है। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थकों का आरोप है कि जिस तरह हम लोगों ने वोट दिया है वह गिनती में नजर नहीं आ रहा। उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। मतगणना के दौरान बीजेपी के 2 सिटिंग सांसद पीछे चल रहे हैं। उनमें खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और सिंहभूम से गीता कोड़ा का नाम शामिल है, जबकि दुमका गोड्डा में सिटिंग सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस के प्रदीप यादव के साथ कड़ा मुकाबला चल रहा है। निशिकांत दुबे ने चुनाव प्रचार चाय बनाकर लोगों को पिलाया था, जो काफी सुर्खियों में रहा था। कल्पना मुर्मू सोरेन की जीत पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। कल्पना सोरेन गांडी उपचुनाव जीत चुकी हैं, इसे लेकर उन्हें बधाइयां मिलना शुरू हो गई हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनको सोशल मीडिया पर बधाई दी और कहा है कि गांडी विधानसभा उपचुनाव में श्रीमती कल्पना सोरेन जी ने बड़ी जीत दर्ज की है। आपको जीत की खूब बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं। कल्पना सोरेन को 26,484 वोट अधिक मिले हैं। बता दें कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन चुनावी प्रचार में लगी हुई थी। उन्होंने लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया था। इस सीट पर इंडी गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन और भाजपा की ओर से दिलीप वर्मा के बीच मुकाबला था। क्या कल्पना बनेंगी झारखंड की अगली सीएम? गांडी सीट से पहली बार लड़ी और जीती। पति के जेल जाने के बाद राजनीति में आई। गांडी विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 26,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। कल्पना की जीत के साथ जहां उनका राजनीतिक कद बढ़ गया है, वहीं जेएमएम ने गांडी सीट पर फिर से कब्जा जमा लिया है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन का नाम आने के बाद से ही कल्पना के सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज थी। कहा तो ये भी गया था कि कल्पना के लिए सरफराज अहमद ने गांडी सीट से इस्तीफा दिया था ताकि कल्पना जीत सके और मुख्यमंत्री बने, लेकिन परिवार और पार्टी के बीच विरोध को देखते हुए हेमंत से सत्ता चंपई सोरेन को दे दी। अब कल्पना की जीत के बाद एक बार फिर उनके कमान संभालने की अटकलें बढ़ गई हैं। 542 सीटों की काउंटिंग, पीएम मोदी वाराणसी से जीते। एनडीए बहुमत के पार। शरद पवार ने कहा, मैंने चंद्रबाबू और नीतीश से बात नहीं की। लोकसभा की 543 में से
542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में भाजपा बहुमत से दूर है, उसे 32 से ज्यादा सीटों का नुकसान दिख रहा है। 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में एनडीए 298 और इंडिया अलायंस 228 सीटों पर आगे है। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान दिख रहा है। लखनऊ के रमाबाई इलाके से काउंटिंग सेंटर पर भाजपा और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पीएम मोदी वाराणसी से जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। मोदी यहां से लगातार तीसरी बार सांसद बनेंगे। गिरिडीह लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024। चंद्रप्रकाश चौधरी और जयराम महतो के समर्थक भिड़े, आजसू के कैंप में तोड़फोड़। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही मतगणना के बीच आजसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थक मंगलवार को आपस में भिड़ गए। इस दौरान न सिर्फ जमकर नारेबाजी की गई, बल्कि आजसू उम्मीदवार के कैंप में जमकर तोड़फोड़ भी कर दी गई। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस के मोर्चा संभालते स्थिति नियंत्रण में है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतगणना हो रही है। इसी क्रम में गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए बोकारो में मतगणना हो रही है। इस बीच गिरिडीह लोकसभा सीट के आजसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी और जयराम महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामा होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। बताया जा रहा है कि नारेबाजी को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव को लेकर मंगलवार को मतगणना हो रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच वो काउंटिंग की जा रही है। इस बीच दोपहर में चंद्रप्रकाश चौधरी व जयराम महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। 8 जून तक नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, पश्चिमी हिस्से में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 8 जून तक राज्य में गर्मी का असर देखा जाएगा। इस दौरान राज्य के पश्चिमी हिस्से में हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। इसमें गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 4 से 8 जून तक राज्य में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी, जबकि 9 जून तक गर्मी का असर देखा जाएगा। 11 जून के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में अभी भी हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को इससे राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। हालांकि 5 जून तक मानसून पश्चिम बंगाल पहुंच जाएगा। ऐसे में राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश का असर देखा जाएगा, लेकिन इससे गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान कुछ जिलों में ठंडी हवा भी चलने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आने वाले 8 जून तक राज्य के तापमान में विशेष गिरावट नहीं दर्ज की जाएगी। इस दौरान राज्य का औसतन अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहने की जानकारी दी गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहने की संभावना है। चुनाव के दौरान 5 करोड़ 84 लाख नगद बरामद। झारखंड में लोकसभा चुनाव की घोषणा से लेकर 3 जून तक 5 करोड़ 84 लाख 41,230 रुपए बरामद किए गए हैं। वही 71 करोड़ 23 लाख 17,432 रुपए के ड्रग्स व 1 करोड़ 63 लाख रुपए की शराब की बरामदगी पुलिस ने की है। 18,343 गैर जमानती वारंट का निष्पादन भी किया गया। सोमवार को राज्य पुलिस मुख्यालय में चुनाव के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी अभियान सह नोडल पदाधिकारी अमोल विहोमकर ने बताया कि चुनाव के दौरान कुल 84 करोड़ 52 लाख 41,230 रुपए की जब्ती हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कल्पना मुर्मू सोरेन ने जीत के बाद लिया सास का आशीर्वाद। गांडे उपचुनाव कल्पना सोरेन जीत चुकी हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी सास रूपी सोरेन का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है। इस वक्त उनके घर में जश्न का माहौल है। इससे पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी उनको जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। कल्पना सोरेन को 26,484 वोट अधिक मिले हैं। बता दें कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन चुनावी प्रचार में लगी हुई थी। उन्होंने लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया था। इस सीट पर इंडिया अलायंस की प्रत्याशी कल्पना सोरेन और भाजपा की ओर से दिलीप वर्मा के बीच मुकाबला हुआ था। धनबाद में लोकसभा मतगणना के रुझानों के बीच कांग्रेस नेता कालीचरण यादव पर जानलेवा हमला। लोकसभा मतगणना के रुझानों के बीच धनबाद के भौरा में कांग्रेस नेता कालीचरण यादव पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जाता है कि कालीचरण यादव अपने स्कॉर्पियो से मंदिर पूजा करने जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने हमला कर दिया। कालीचरण के साथ जमकर मारपीट किया गया, फिर 4 राउंड फायरिंग भी की गई, जिसके बाद गंभीर स्थिति में कांग्रेस नेता
कालीचरण यादव जामाडोबा अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए धनबाद के जलान अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कालीचरण को कितनी गोली लगी है। वहीं घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके से खोखा बरामद कर लिया है। वह घटना को लेकर एक इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बता दें कि कालीचरण यादव कांग्रेस नेता हैं जो दुबई अच्छा के माने जाते हैं, जबकि इनका पुत्र निवर्तमान पार्षद बीजेपी में है। हमला राजनीतिक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। महिला की हत्या कर डकैती करने वाले गैंग का पर्दाफाश, रामगढ़ पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां विद्यानगर में दिन दहाड़े महिला की हत्या कर डकैती मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिन पूर्व रामगढ़ के विद्यानगर में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी के घर में डकैती की घटना हुई थी। मामले में एसपी ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता में बताया था कि आर्थिक तंगी के कारण एक सगी बहन ने अपने ही बहन के घर को निशाना बनाया और अपने बहन की सास की हत्या कर दी थी। इस घटना ने रिश्ते को तोड़कर तार-तार कर दिया था। ज्ञात हो कि 4 दिन पूर्व सुबह करीब 9 बजे रामगढ़ विद्यानगर में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी अश्वी प्रसाद के घर में अपराधकर्मी घुसकर उनकी पत्नी सुशीला प्रसाद की हत्या कर नकदी एवं आभूषण लूटकर साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से घर में आगजनी कर सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद रामगढ़ में धारा 394, 302, 436, 448, 427 के विरुद्ध अज्ञात अपराध कर्मियों के पंजीकृत कर अनुसंधान शुरू किया गया। 3.5 लाख राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता मर्ज होगा, ग्रेच्युटी हाउस रेंट में होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने आचार संहिता लागू रहने के दौरान ही 28 मार्च को केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ते डीए में 4% का इजाफा दिया है। 1 जनवरी से लागू भी हो गया था। इस बढ़ोतरी के साथ डीए 50% हो गया है। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार जब भी डीए 50% होता है तो उसे कर्मचारी की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इससे हाउस रेंट सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन झारखंड में आचार संहिता का हवाला देकर ऐसा नहीं किया गया। डीए मर्ज नहीं होने और हाउस रेंट में वृद्धि नहीं होने से राज्य के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों में असंतोष है। पर अगले 2-3 दिनों में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के साथ सरकार इस पर फैसला लेगी। इसके बाद राज्य कर्मियों का बेसिक व डीए मर्ज कर दिया जाएगा। ग्रेच्युटी हाउस रेंट में बढ़ोतरी होगी। डाल्टनगंज पुलिस लाइन में गिरा भारी भड़कम पेड़, 4 जवान जख्मी, 2 रेफर। डाल्टनगंज पुलिस लाइन के मुख्य गेट पर मंगलवार की सुबह अंदर से सूखकर कमजोर हो चुका भारी भड़कम पेड़ उखड़कर गिर गया, जिससे जिला बल के 3 एवं होमगार्ड के 1 जवान जख्मी हो गए हैं। 1 बुलेट मोटरसाइकिल और 1 कार को भी नुकसान हुआ है। जिला पुलिस बल के 2 जवानों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। जख्मी जवानों में जिला पुलिस बल के आरक्षी नित्यानंद महतो एवं जयदेव सिंह व हवलदार इमामुद्दीन, होमगार्ड के जवान नागेंद्र मिश्रा हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जिला बल और होमगार्ड के जवान पुलिस लाइन के मुख्य गेट पर खड़े थे। इसी बीच भारी भड़कम पेड़ उखड़कर गिर गया था। अचानक पेड़ गिरने से जवानों को भागने का मौका नहीं मिला और वे जख्मी हो गए। जवानों के जख्मी होने पर पुलिस लाइन से साथी जवान और पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी को MRMCH में भर्ती कराया गया। यहाँ गंभीर स्थिति को देखते हुए नित्यानंद महतो एवं जयदेव सिंह को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। एक जिला एवं होमगार्ड जवान का इलाज यहाँ किया जा रहा है। इलाज शुरू होने के 4 घंटे बाद भी होमगार्ड का कोई पदाधिकारी जवान का सूद लेने के लिए MRMCH नहीं पहुंचा था। होमगार्ड जवान कमान लेने के लिए पुलिस लाइन पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि पुलिस लाइन के मुख्य द्वार पर यह पेड़ लंबे समय से खतरे को आमंत्रण दे रहा था। पेड़ को हटाने के लिए पुलिस लाइन की ओर से कई बार वन विभाग को सूचित किया गया था, लेकिन पेड़ को हटाया नहीं गया। गुमला विधायक भूषण तिर्की समेत 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन 12 जून को। गुमला विधायक भूषण तिर्की समेत 6 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इनके आरोप गठन पर MP MLA की विशेष अदालत 12 जून को सुनवाई करेगी। जिनके खिलाफ आरोप गठन होना है उनमें भूषण तिर्की के अलावा फ्लोरा मिन्स, शीला टोप्पो, शांति मार्गरेट बाड़ा, पुष्पा किस्पोट्टा, रंजीत सरदार शामिल हैं। बता दें कि यह मामला मारपीट करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने से जुड़ा हुआ है। पूर्व में MP MLA कोर्ट में भूषण तिर्की एवं अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी। घटना को लेकर गुमला थाना में भूषण तिर्की के साथ फ्लोरा मिन्स, शीला टोप्पो, शांति मार्गरेट बाड़ा, पुष्पा किस्पोट्टा, रंजीत सरदार के खिलाफ वर्ष 2016 में प्राथमिकी कांड संख्या 421/2016 दर्ज की गई थी। बिजली विभाग की कंज्यूमर से अपील, बिजली लोड कम कर लाइनमैन का करे सहयोग।
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है। विभाग के सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अत्यधिक गर्मी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बिजली की डिमांड अप्रत्याशित रूप से 65% बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने से ओवरलोड हो रहा है। सभी को बिजली मिले, इसके लिए जेबीवीएनएल लाइनमैन और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं। लाइनमैन 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी लोहे के पोल पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहे हैं। यह भी आप ही के परिवार के हैं। आपसे अपील है कि ओवरलोड कम करने में इनकी मदद करें, साथ ही राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि आवश्यकता के अनुसार ही बिजली जलाएं और थोड़ा लोड कम करें। आईएएस मनीष रंजन से 11 घंटे तक सवाल जवाब। ग्रामीण विकास विभाग के ठेकों में कमीशनखोरी और करीब 3000 करोड़ के घोटाले की जांच कर रही ईडी ने सोमवार को आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से 11 घंटे पूछताछ की है। ग्रामीण विकास सचिव रह चुके मनीष रंजन सुबह 11 बजे ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचे और रात 10 बजे तक सवालों के जवाब दिए। इस बीच मनीष ने जांच एजेंसी को अपनी और अपने पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति और निवेश से संबंधित जानकारी हलफनामे के जरिए दी है। बता दें कि ईडी ने इससे पहले 28 मई को इस मामले में मनीष रंजन से 9.5 घंटे पूछताछ की थी। ईडी अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग में मनीष रंजन करीब 18 महीने तक सचिव रहे। इस दौरान कितनी निविदाएं जारी की गई और हर निविदा पर कितना कमीशन फिक्स था, इससे संबंधित कई सवाल पूछे गए। निविदाओं के आवंटन में नियमों का पालन किया जाता था या नहीं, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर के यहाँ से जब्त डायरी पर भी कई सवाल किए गए। इसके तहत उनके नाम के आगे अंकित राशि का क्या मतलब है, कितने निविदाओं के लिए कितना कितना कमीशन डायरी में लिखा है। आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी। सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंचा। चांदी 1000 रुपए से ज्यादा चढ़ी। आज 4 जून को सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 1069 रुपए महंगी होकर 91,286 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे पहले 3 जून को चांदी 90,217 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। केबल स्टे ब्रिज निर्माण में आपत्तियों का जवाब रेलवे को दिया गया। जल्द मिल सकता है एनओसी। सिरमटोली से मेकन चौक तक बन रहे फ्लाईओवर के काम में रेलवे की आपत्तियों को क्लियर कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग ने इस संबंध में रेलवे को पत्र लिखा है और केबल स्टे ब्रिज निर्माण की जरूरत भी बताई है। इस संबंध में रेलवे की ओर से दिए गए सुझावों पर भी विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही सारा मसला हल हो जाएगा, जिसके बाद केबल स्टे ब्रिज बनाने का काम निर्माण कंपनी प्रारंभ करेगी। बता दें कि सिरमटोली के मेकन चौक तक फ्लाईओवर का काम कराया जा रहा है। इसमें रांची रेलवे लाइन के ऊपर केबल स्टे ब्रिज बनाने के लिए अभी तक रेलवे से अनुमति नहीं मिल पाई है। रेलवे की ओर से कुछ आपत्तियां पथ निर्माण विभाग को भेजी गई थी, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिसका निराकरण करने में विभाग के इंजीनियर लगे हुए हैं। इस वजह से इसके काम में देरी हो रही है। हालांकि निर्माण कंपनी एलएनडीटी केबल ब्रिज बनाने के लिए सारी तैयारी कर रखी है, साजो सामान भी मंगा रखा है। रेलवे का एनओसी मिलते ही काम प्रारंभ कराया जाएगा। बता दें कि सिरमटोली चौक से मेकन चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। इसका ज्यादातर कार्य करा लिया गया है। दोनों छोर में रैंप भी बना दिए गए हैं। केवल निवारणपुर से पटेल चौक तक केबल स्टे ब्रिज का निर्माण लटका हुआ है, जो रांची रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर होगा। यह प्रयास हो रहा है कि जल्द सारी समस्याओं को दूर करके काम प्रारंभ कराया जाए। इसके लिए रेलवे के अधिकारियों से लगातार बात की जा रही है। डीजे सैंडी हत्याकांड, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ग्रिल एंड बार का लाइसेंस निलंबित। उत्पादन विभाग ने किया सील। चूटिया थाना क्षेत्र स्थित एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल में 26 मई की रात मारपीट की घटना के बाद डीजे संदीप प्रमाणिक उर्फ सैंडी की हत्या कर दी गई थी। बार के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना के बाद उत्पाद विभाग ने बार संचालक से जवाब मांगा था, लेकिन घटना के बाद बार संचालक सहित 9 कर्मियों, मैनेजर व बाउंसरों को जेल भेज दिया गया है। इस वजह से उत्पाद विभाग को बार संचालक का जवाब नहीं मिल पाया। इसके बाद उत्पाद विभाग ने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। बार में शराब की बिक्री न हो इसलिए सील भी कर दिया गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त रांची अरुण मिश्रा ने बताया कि बार संचालक का जवाब जरूरी है, उसके बाद ही लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया होगी। एक्सट्रीम बार के संबंध में उत्पाद विभाग को जानकारी मिली है कि जिस व्यक्ति को लाइसेंस मिला था उसने किसी और को लीज पर दे दिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।